सत श्री अकाल। आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जो कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में है, जिसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का जो क्षितिज है, वो रेडियस है, वो लगभग 6378 किलोमीटर है। कोई भी इंसान पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकता इतनी गहराई तक खड्डा करके। ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारा अधिकांश जो मैक्सिमम जो हमें मालूम है, जितनी इंफॉर्मेशन है, वो अनुमानों पे आधारित है। अंदाजे लगा के हमने वो किया है कि पृथ्वी ऐसी है, अंदर से ऐसी है। कुछ तो हमारे पास डायरेक्ट सोर्स हैं, जो प्रत्यक्ष स्रोत जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि जो स्टैप चट्टाने हैं और जो खनन में हम नीचे से चट्टाने निकालते हैं, माइंस में से जब हम माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, चाहे वो सोने का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे सबसे गहरी जो खाने हैं वो हीरे की हैं। और उनमें हमें ये मालूम होता है, दक्षिणी अफ्रीका में सोने और हीरे की बहुत गहरी खानों में हमें ये महसूस हुआ, या हमें ये ज्ञान हुआ कि जैसे हम पृथ्वी के स्टैक के अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। दूसरी चीज, जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो तरल पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे हम लावा या मैग्मा कहते हैं। तो इसका ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ठोस भूपेपड़ी है, इसके नीचे कुछ तरल पदार्थ हैं, जो जब क्रस्ट में या भूपेपड़ी में दरारें आती हैं, छिद्र होते हैं, उनमें से बाहर निकलता है। लेकिन मैग्मा कितने नीचे से आ रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। हमारे पास कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज, जैसे कि आपकी गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल पुल, चुंबकीय क्षेत्र है। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी जो है वो एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। और हमें ये कैसे पता चलता है? जब हम एक चुंबकीय कंपास, जो दिशा नियंत्रक यंत्र होता है, उसमें देखते हैं तो उसकी जो सुइयां हैं वो उत्तर दक्षिण में की दिशा में स्थिर रहती है। तो वो सुई भी चुंबक की बनी हुई होती है, और वो जो पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण है वो उसे उत्तर दक्षिण की दिशा में नियंत्रित करके रखता है। सो अब हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसका जो चुंबकीय, उसकी दिशा भी बदलती है। प्लस एक बहुत बड़ी एनोमली, जो सर्वेयर थे जब भारत का सर्वे होता था, उन्होंने एक असमानता पाई कि कहीं कहीं पे जो ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण जो है, वो ज्यादा है, कहीं कम। जहाँ पे पृथ्वी की जो पेपड़ी है वो बहुत मोटी है, जैसे हिमालय में सबसे मोटी भूपेपड़ी है, करीब 80 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, और प्रशांत महासागर में सिर्फ 5 किलोमीटर की थिकनेस है इसकी, मोटापा। तो दूसरा, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के पास जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज्यादा है, और भूमध्य रेखा के पास ये कम है, या बहुत ऊंचे पहाड़ों पे ये कम है। इससे ये दो अनुमान लगते हैं। एक कि
पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, ये थोड़ी चपटी है। इसका जो क्षैतिज है वो भूमध्य रेखा पे ज्यादा है और जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं उन पे कम है। कम होने के कारण ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है और ज्यादा होने क्योंकि वो केंद्र से दूर हो गए तो थोड़ी कम है। लेकिन ये भी हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन तीसरा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है भूकंप की तरंगें। अब जो भूकंप, जब भी भूकंप आता है उसमें 3 तरह की तरंगें पैदा होती हैं। सबसे पहली तो है लाव-रेले वेव्स, जिनको स्टैटिक तरंगें कहते हैं। ये पृथ्वी की पेपड़ी के सबसे ऊपरले भाग को ऊपर नीचे ऐसे मूव करती हैं और जितना भी नुकसान होता है, तोड़-फोड़ होती है, वो यही करती है। और 2 और जो पैदा होती हैं वो हैं पी तरंगें जो संपीड़न तरंगें होती हैं और एस तरंगें जो कतरनी तरंगें। अब ये तरंगें कैसे पूरी पृथ्वी में फैलती हैं, ये एक तरह का एक सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन आप समझते हैं ना, जब डॉक्टर के यहाँ कोई बीमार होता है तो सीटी स्कैन किया जाता है, या सोनोग्राफी, टोमोग्राफी कहते हैं उसको। तो ये एक स्कैन की तरह काम करती है, क्योंकि इतना बड़ा कोई एक्सरे हम नहीं बना सकते जो पूरी पृथ्वी का सीटी स्कैन करते। इतनी बड़ी मशीन तो बन नहीं सकती। लेकिन जो भूकंप की तरंगें हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने ये कैलकुलेट किया, उससे अनुमान लगाया, ये तरंगों से हमें पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का हमें बड़ी अच्छी तरह से पता चलता है। जो इधर देखिए, ये डायग्राम आपके सामने आया। ये जो बिंदु है, यहाँ पे भूकंप आया और ये पी, ये एस वेव्स ऐसे गई, लेकिन यहां से लेके यहां तक कोई एस तरंग नहीं पहुंची। इस क्षेत्र को हम कहते हैं एस शैडो जोन या एस छाया क्षेत्र। यहाँ पे एस तरंगें नहीं पहुंचती। अब जो पी तरंगें हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं। आपने 10th क्लास में फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक ऐसे कांच का वो रख के 2 पिन लगा के ऐसे लाइट जाती है, वो इधर से टेढ़ी दिखाई देती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, या आपको टीचर ने क्लास में दिखाया होगा कि अगर हम पानी के ग्लास में एक पेंसिल डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो पी तरंगें जो हैं ये 3 ठोस और तरल पदार्थ दोनों में से निकल सकती हैं। लेकिन जब भी पदार्थ बदलता है, जैसे वो ठोस पदार्थ में चल रही हैं और आगे तरल पदार्थ आ जाए, तो उनकी जो दिशा है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये अगर हम देखें, इधर देखिए, ये बिंदु पे भूकंप आया, पी तरंगें यहाँ तक तो वैसे की वैसे चली जैसे थी, लेकिन यहाँ देखिए, ये कोर में गई, फिर ये मुड़ गई, और कोर से जब बाहर फिर ठोस में आई तो ये फिर थोड़ी मुड़ के, तो
बीच में इतना सा क्षेत्र जो है वो P छाया क्षेत्र बन गया। अगर हम ग्लोब का दूसरा सिरा देखें तो ये एक पट्टी की तरह नजर आता है, जहां कोई पी वेव नहीं, बीच में भी पी वेव्स हैं, ऐसे नजर आता है। अगर हम यहां से देखें, इस पॉइंट से देखें, तो हमें ग्लोब ऐसे नजर आएगा। ये यहाँ पी वेव्स हैं, ये पी छाया क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ भी पी वेव्स हैं। सो बीच में इसको, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। विभिन्न गहराइयों पे पी और एस तरंगें जो है उनकी गति परिवर्तित होती है, अलग अलग घनत्व और संगठन वाली परतों के बीच की सीमाओं का संकेत देती है। भूकंपीय टोमोग्राफी जैसे कि 3D एक सीटी स्कैन होता है, ये वैसे ही हमें पृथ्वी की संरचना दिखाती है। सो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई एस वेव नहीं है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कोई पी वेव। तो इसके आधार पर जो पृथ्वी की संरचना है उसके क्या है, बाहर एक क्रस्ट है जिसे हम भूपेपड़ी कहते हैं, उसके बाद मेंटल है, और उसके बाद कोर है। कोर सबसे अंदरूनी हिस्सा है। अब सबसे बाहरी और सबसे पतली परत जो ठोस चट्टान और खनिजों से बनी होती है। क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी 70 किलोमीटर तक की गहराई है। ये कम घनी है, हल्की ग्रेनाइट चट्टान से बनी हुई है। महासागरीय भूपेपड़ी या क्रस्ट ये पतली है, 5 से 10 किलोमीटर। बसाल्टिक लावा से बनी हुई है, बसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है। इसका घनत्व जो है वो महाद्वीपीय क्रस्ट से ज्यादा है, ये नीचे होती है ज्यादा वो सीमा। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी जो है, मोहो इसके नीचे होती है, और ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री। मेंटल जो है वो आप अंदाजा लगा के चलिए कि मेंटल ना तो ठोस है ना तरल है, वो बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह है। आपने गूंदा हुआ आटा देखा है, आप सबने देखा होगा, वो वैसे है प्लास्टिक स्टेट में, या जैसे प्लास्टरसीन होती है जिससे हम छोटी क्लासों में क्ले मॉडलिंग करते थे, तो इसको प्लास्टिक स्टेट कहा जाता है। भूपेपड़ी और कोर या क्रोड के बीच गर्म सिलिकेट युक्त ठोस चट्टानों की 2900 किलोमीटर मोटी परत है। ये पृथ्वी के आयतन का 84% है। टोटल जो उसका मास है उसमें से 84% मेंटल है। मेंटल अधिकांश ठोस, लेकिन संवहन के कारण भूवैज्ञानिक काल में बहुत धीमी गति से प्रवाहित होने के लिए पर्याप्त लचीली है। लचीली सम जैसे आपको मैंने बताया, तो गूंदे हुए आटे की तरह। मेंटल में गर्म कम संघन पदार्थ के ऊपर उठने और ठंडे संघन पदार्थ के नीचे धंसने का संचलन प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे प्रेरक शक्ति है, जो भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपों की गति का कारण बनता है। अब देखिए कन्वेक्शनल करंट्स आपने देखा होगा, जब हम पानी उबालते हैं, पानी को गैस पे रखते हैं, तो सेंटर से आपने देखा होगा पानी ऊपर उठता है, साइडों से ऐसे नीचे एक गोल चक्कर बन जाता है। इनको कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। सो जब मेंटल जो है, मेंटल के नीचे कोर है, कोर बहुत गर्म है, तो ये जो हिस्सा मेंटल का कोर से टच करता है वो गर्म हो जाता है।
गर्म होकर वो ऊपर की तरफ जाता है, जब वो क्रस्ट के साथ टच करता है भूपेपड़ी के साथ वो ठंडा हो जाता है, फिर वो नीचे जाता है। तो ये कन्वेक्शनल करंट्स बन जाते हैं और यही कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो ज्वालामुखी का कारण है, जो भूकंपों का कारण है, जो भूपेपड़ी की गतियां हैं, वो सारी को यही नियंत्रण करते हैं। घनी धात्विक आंतरिक परत धातुओं से बनी हुई है, जो मुख्यतः लोहा और निकल से बनी है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 32.5%, 1/3 आप कह सकते। बाहरी कोर लोहे और निकल की लगभग 2200 किलोमीटर मोटी एक तरल परत है। ये बिल्कुल तरल है, लिक्विड है। इसकी जो गति है, इसका घूमना जो है अर्थ के साथ साथ, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको उत्पन्न करती है। जो अंदरली कोर है, आंतरिक कोर, इनर कोर, वो लोहे और निकल का एक ठोस संघन गोला है, जिसका रेडियस त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर है। बाहरी कोर से अधिक गर्म होने के बावजूद इसका अत्यधिक दबाव इसे ठोस अवस्था में रखता है। बाहर से इतना सारी क्रस्ट, मेंटल और लिक्विड कोर का जो प्रेशर है, वो उसको दबा के सॉलिडिफाई करके